नमस्कार दोस्तों, शख्सियत प्रोग्राम में आज हमारे साथ भारतीय आर्थिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आसिफ इकबाल उपस्थित हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करे और चाइना जैसे देश जिसने विश्व में अपनी अर्थनीति को विस्तारित कर बहुत ज़्यादा मकाम हासिल कर लिया है आर्थिक स्तर पर, भारत उसको किस तरीके से और कैसी रणनीति बनाकर पीछे कर सकता है। भारत अपने देश में किस तरह से दूसरे देशों को निवेश के लिए आकर्षित कर सकता है, या भारत अपने कौन कौन से उत्पाद पड़ोसी मुल्कों में बेचने के लिए रणनीति बना सकता है। हमारे देश में आर्थिक स्तर पर भारत सरकार किस तरह से काम करे, इसके लिए तरह तरह के आर्थिक सलाहकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और उनकी सरकार को सलाह देते रहते हैं। आसिफ इकबाल साहब भी उन्हीं शख्सियत में से एक हैं जिनकी महत्वपूर्ण जानकारियां और उनके बताए हुए प्लान को अमली जामा पहनाते हुए भारत सरकार ही नहीं, पड़ोसी देशों की सरकारें भी खासा लाभ उठा रही हैं। वे भारत सरकार को तो सलाह देते ही हैं कि किस तरह से व्यापारिक संबंध बनाए जाएं, दूसरे देशों को भी ये बताने का काम करते हैं कि किस तरह से व्यापारिक संबंध एक देश से दूसरे देश के बीच होना चाहिए। आसिफ इकबाल साहब बहुत ही बारीकी से आर्थिक मामलों की जानकारी रखते हैं और विश्व स्तर के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर से उनका सीधा सरोकार है, और ये सब लोग मिलकर पूरे विश्व में लोगों की भलाई हो, लोग आर्थिक दृष्टि से एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के चलें और पूरे विश्व में भाईचारा और शांति स्थापित हो, सभी उन्नति की ओर आगे बढ़ें। यही मकसद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का भी है, और वो आसिफ इकबाल जैसे लोगों को अपने साथ ले चलकर कुछ बड़ा करने की नीयत रखते हैं। तो आइए मिलते हैं आसिफ इकबाल साहब से और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारा देश आर्थिक तौर पर विश्व में परचम लहरा सकता है और उसके लिए हमारे एंटरप्रेन्योर और हमारी सरकार को क्या नीति अपनानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर आसिफ इकबाल साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि आर्थिक मामलों में जो ये संगठन है, इसकी स्थापना आपने कब की और इसका मेन मकसद उस वक़्त क्या था? देखिए, 2012 में हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था। इसमें जो है 3 अलग अलग हिस्से बटे हुए थे। एक तो था अरब चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो अरबी देशों को देख रहा था, और एक था लैटिन अमेरिकन फेडरेशन जो लैटिन अमेरिका की तरफ देख रहा था, और एक था आपका अफ्रीकन, तो अफ्रीकन काउंसिल जो तीनों देख रहा था। तो तीनों को मिलाने के बाद हमने ये सोचा कि भाई तीनों को एक इकट्ठा करके इसको इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, भारत आर्थिक व्यापार संगठन के जानिब में किया जाए, ताकि जो भी इंडिया की जितनी भी इश्यूज एड्रेस करनी है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करनी है, इंडिया की पॉलिसी को करना है, तो सबको एक ही बार करके किया जाए। तो अभी भी जो है हम भारत आर्थिक व्यापार संगठन के अंदर 3 हिस्से हैं जो हमने डिवाइड करके उसको रखा हुआ है। अफ्रीका, अरब और लैटिन अमेरिका 3 देश हैं, तो इसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। और अभी हिंदुस्तान में भी जो है 2014 में मोदी जी आने के बाद जो है नई इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनी, जहां पर जो है अभी ये एक्सटर्नल अफेयर में जो भारत के जो बाहरानी जो जितने भी मामलात हैं उसको जो है हम लोगों ने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में चेंज कर दिया है। पहले तो सिर्फ भारतीय की जो व्यवस्था थी, बाहर के रिश्ते कैसे रखने उतना ही था, लेकिन अभी रिश्तों के साथ साथ कैसे व्यापार किया जाए, कैसे आर्थिक तरह की जो संगठन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग इकोनॉमिक डेलीगेशन लेकर जाएं, कैसे बिज़नेस बढ़ाया जाए, किस तरह की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी है। पहले हमारी रैंकिंग 153 थी, फिर 135 हो गई, फिर 123 हो गई, अभी तो 90 के नीचे आ गई है।
इसका मतलब ये है कि जो बिज़नेस करना है लोगों को आसानी लग रही है, अभी ज़्यादा आसानी हो रही है लोगों को तो करने के इसका लिए। मतलब ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जी। देश जो है आर्थिक मामलों पे और कूटनीतिक दृष्टि से सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि पहले तो सिर्फ कूटनीतिक रिश्ते बनाते थे, जी। अब उस कूटनीति में जो है एक तरह से जो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है जोड़ दिया गया है, बिल्कुल। ताकि लोगों के हित जो है जुड़े और ये रिश्ते और मजबूत हो। और मजबूत हो। दूसरी बात देखिए, जब भी हम जाते हैं बाहर डेलीगेशन वगैरह में जाते हैं, पहले तो ये था कि जितने भी राजदूत थे वो सिर्फ एक सिंबॉलिक तरीके से थे कि भाई इंडिया के हम हैं, आप आ रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, आपके साथ हाथ मिला रहे हैं। लेकिन अब जो किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, वहाँ पे एक्चुअली उनको टारगेट रखा गया, भाई आप क्या बिज़नेस कर रहे हैं, आप जापान के एम्बेसडर, तो भाई आप क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बताइए, आप कैसे हिंदुस्तान के प्रोडक्टों को बेच रहे हैं, कैसे मेक इन इंडिया को बेच रहे हैं, कैसे डिजिटल इंडिया को बेच रहे हैं, कैसे स्किल इंडिया को बेच रहे हैं। तो इस तरह के टारगेट बना दिए, इस तरह के प्रोडक्ट बना दिए, ताकि हमारे जितने भी राजदूत हैं वो आज एक बिज़नेस हाउस की तरह काम करें, जो इंडिया को बेचने का जो काम कर रहे हैं, इंडिया के प्रोडक्ट को, इंडिया की जितनी स्किल है, जितना हमारा टैलेंट है, उसको बेचने का काम कर रहे हैं वो। और उस हिसाब से तो ये बहुत ही अलग चेंज आउटलुक है। इसीलिए आज एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में हमारा देश जो है बहुत आगे बढ़ा हुआ है। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि हमने प्रधानमंत्री ये किया कि जैसे ही लोगों को चुना उन्होंने, जैसे कि उनका 30% से 35% तक का काम जो है ये फॉरेन मिनिस्टर करते हैं हमारे, जो एक ब्यूरोक्रेट है, जो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, जो चाइना और यूएस जैसे मुल्कों में काम कर चुके हैं, उनको पता है कैसे पॉलिसी बनाई जाएगी, कैसे अच्छी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, तो उनको उन्होंने मंत्री बना दिया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जितना भी अभी काम हो रहा है, जितना भी पॉलिसीज़ बन रही है आज, ये सब भारत के हित में हो रही है। और भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा जितने भी बाहरी मुल्क हैं आज भारत को एक सर उठा के देख रहे हैं। तो पहले ऐसा नहीं था। और हम भी जब डेलीगेशन में जाते हैं हमें पता चलता है कि पहले भी हम जाते थे और अभी भी जाते हैं, लेकिन अभी जो रेस्पेक्ट लोगों को है वो अलग ही रेस्पेक्ट है। और ख़ासकर कोविड के बाद में तो और रेस्पेक्ट बढ़ गई है, क्योंकि हम लोग अभी वैक्सीन दे रहे हैं, बहुत सारी कंट्रियों को डोनेट कर रहे हैं। जिस कंट्री में भी जाते हैं तोहफा लेके वैक्सीनों को जाते हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे जयशंकर जी मालदीव्स गए, 1 लाख वैक्सीन देकर आए हैं। उससे पहले 1 हफ्ते पहले जिम्बाब्वे को उन्होंने 75,000 वैक्सीन दिए। तो वैक्सीन दिए जा रहे हैं। तो इस तरह का एक उन्होंने माहौल बना रखा है पूरी दुनिया में कि हिंदुस्तान का एक नाम चमक रहा है। अच्छा, आर्थिक दृष्टि पे जो है भारत सरकार विश्व में मजबूत हो, इसके लिए आपका डिपार्टमेंट या आपका संस्थान किस तरह की सलाह जो है सरकार को अभी तक दी है और उस पर कितना अमल किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने? देखिए, पहले ये था कि बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिनका 1000 करोड़ या 2000 करोड़ या 5000 या 10,000 करोड़, ऐसी कंपनियां थी जिनको मदद मिल रही थी। आज क्या हो गया है, आज की तारीख में ये MSME जो है, जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है, जो मिड साइज जिस कंपनीज है, यही जो है मेन इंडिया की इकोनॉमी को 80% चलाती है। तो इनको जो है एक सपोर्ट सिस्टम नहीं था, तो आज इनको सपोर्ट मिल गया है। MSME को जो इतना सपोर्ट मिल रहा है कि इसी वजह से जो है थोड़ी सी गाड़ी जो है बहुत तेज़ चल रही है। और बाकी जितने भी आप मुल्क देखो तो 70 से 80%, 80% आपको MSME चलाते हैं। बड़ी कंपनियां तो कम परसेंट जाती है, ये बहुत ज़्यादा है। तो ये आज इंडिया में इसको खोला है, नीति आयोग उन्होंने बना दिया है, बहुत एक्टिव लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो नीति आयोग में जो ऑनलाइन जो सिस्टम इन्होंने यूज़ किया है, जो सरकार ने ऑनलाइन इसको जिस तरह इस्तेमाल करके जिस तरह इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, लाइसेंसिंग ऑनलाइन हो गया है, आप अभी पैन कार्ड ऑनलाइन कर सकते हैं, पहले ये नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ों को आसान इसलिए कर दिया कि भाई लोगों का जो है इन IT को यूज़ करें अच्छी तरह से, और IT की वजह से सारा काम करें। आप अटेस्टेशन हो जाते हैं, आपके सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, शिपिंग बिल को पास करना, ये सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है, आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब MSME के माध्यम से चाइना को टक्कर देने में सरकार को आसानी मिलेगी? बिल्कुल, चाइना को टक्कर आसानी मिलेगी, क्योंकि MSME ही जो है एक जड़ है चाइना के सक्सेस होने की, उनकी कामयाबी की। और अभी भी हिंदुस्तान में भी जो है हम वो कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो है हमारे क्रेडिट लाइन्स हैं हिंदुस्तान के, ग्रांट्स दे रहे हैं हम लोग। बहुत सारे अफ्रीकन देशों के उनके स्टूडेंटों को हम यहाँ पे बुला रहे हैं। हमारे ITEC प्रोग्राम्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे फ्री एजुकेशन हम दे रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं। आप देखिए, हम सिर्फ उनको पैसा नहीं दे रहे, हम उनको जो कहते हैं ना कि खाने के लिए मछली नहीं दे रहे हम लोग, हम उनको मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। तो वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे सीख रहे हैं, और हिंदुस्तानी कॉलेजों में, हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं और पढ़ के वापस जा रहे हैं। तो उससे ये एक फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा भविष्य में कि एक अच्छा सा हमारा रिलेशनशिप बन रहा है, क्योंकि आप उनको मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। अच्छा, इस वक्त जो है भारत और इजराइल के रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं, बहुत प्रगाढ़ हो रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। और विपक्षी दल ये आरोप भी लगा रहे हैं कि भारत जो है इजराइल की तर्ज पे चलकर यहाँ वही पद्धति शासन की लागू करना चाहता है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हम तो देख रहे हैं कि इजराइल को हमने बहुत नज़दीक से भी देखा है, हमारे डेलीगेशन जाते हैं
और इज़राइल की जो एम्बेसी है वो यहाँ पे इफ्तार हम करते हैं मुसलमानों के साथ। हम काम करते हैं कि भाई जोड़ें कैसे, लोगों को किस तरह की गलतफहमी लोगों के दिमाग से निकाली जाए। इज़राइल एक मुल्क है जो पढ़ाई लिखाई में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, इनोवेशन में सब आगे है। तो ये है कि भाई हम जो है, जो भी हमारे दुश्मन अगर लोग कहते हैं कि है, तभी भी हम लोग उनसे सीखना चाहिए। उनसे अगर जो भी हमको सीखने को मिलता है तो सीखना चाहिए। और सबसे पहले तो यही है कि वो मदद कर रहे हैं हिंदुस्तान की, और सब पूरे दुनिया में अलग अलग मुल्कों की वो मदद कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के लिए डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, इनोवेशन में काफ़ी मदद हो रही है, स्टार्टअप में मदद हो रही है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो इजराइल के साथ हाथ मिलाना एक बहुत अच्छा स्टेप है इस सरकार का, क्योंकि उसमें एक अलाइनमेंट हो जाती है। नहीं तो फिर ये था कि भाई ये हमारा मुल्क का सही नहीं है। जबकि देखिए हिंदुस्तान जो है, हमारे जो एम्बेसी है इजराइल में भी है, हमारा जो इंडियन मिशन फ़लस्तीन में है, हमारा मिशन ईरान में है। हम हर एक के साथ दोस्ती रखते हैं, हर एक के साथ हमारा अच्छा रिश्ता है, और जो भी हो उनके अंदरूनी मामलों में हम दखल नहीं देते हैं। और ये इंडिया की पॉलिसी हमेशा से रही है, और हम अभी भी हम चाहते हैं कि यही पॉलिसी हमारी रहे। और ये है कि आपके साथ दोस्ती रखें हम लोग, लेकिन आपके अंदरूनी मामलों में हम दखल ना करें। तो इस पॉलिसी से बहुत हिंदुस्तान को फ़ायदा हुआ है, और इजराइल भी इस बात को बहुत तारीफ़ करता है। और अमेरिका के साथ भी पिछले ट्रंप सरकार में काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। अब बाइडन की सरकार में भी हमारे रिश्ते अच्छे बनने वाले हैं, इसी के ऊपर काम कर रहे हैं हम। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है, अब दूसरी बार भी सरकार बन गई, लोगों का ये कहना है कि विश्व स्तर पर भारत की वो छवि बन गई है जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ये आरोप भी लगते रहे कि ये विदेशी यात्राएं करते रहते हैं। तो ट्रेड के मामले में कूटनीतिक दृष्टि से भारत को प्रधानमंत्री जी की यात्राओं से क्या फ़ायदा होता है, ये आप बताएं कुछ। देखिए, एक तो कंट्री के जो मेन ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, एक कंट्री का ब्रांड होता है, हर कंट्री का एक ब्रांड होता है। तो इस ब्रांड के लिए जो है आज नरेंद्र मोदी जी एक ब्रांड है। जैसे कि आप अमेरिका का बात करो तो मैकडोनल्ड, कोका कोला, पेप्सी को ब्रांड बना के रखा हुआ है। तो इस तरह इंडिया से जो एक नरेंद्र मोदी ब्रांड बने हुए हैं, और उस नरेंद्र मोदी के साथ साथ योगा एक ब्रांड बना हुआ है आज पूरे हिंदुस्तान में। गांधी जी एक ब्रांड बने हुए हैं बाहर। अच्छा, ये आपका बॉलीवुड एक ब्रांड बना दिया। ये सब नरेंद्र मोदी जी की वजह से सब ब्रांड बने हुए हैं आज। तो हिंदुस्तान को जो है ये बहुत सारी 5-6 चीज़ें हैं जिससे आर्थिक व्यवस्था सुधर रही है। क्योंकि जो बॉलीवुड है ये बहुत बड़ा माध्यम है इंडिया को जोड़ने का। साथ में आपका जो योगा है, जितनों ने इंटरनेशनल योगा डे किया है, इसको ऑफिशियल किया है नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद। इसको जून 15 को ऑफिशियल योगा डे बनाया था। आज हर मुल्क दुनिया में योगा डे करता है, चाहे हिंदुस्तान उसे सपोर्ट करे ना करे। और बहुत सारी ऐसी राजदूत हैं जो सपोर्ट कर रही है इसको, लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे मुल्क हैं जहाँ पे हिंदुस्तानी नहीं है या राजदूत है, तभी भी वो लोग इसको अपना रहे हैं। मतलब आज क्रिसमस कैसे मनाते हैं या कोई दूसरी त्यौहार मनाते हैं जबकि हमारा त्यौहार है, उस तरह लोग आज योगा डे मना रहे हैं। और ये योगा डे तो हिंदुस्तान की देन है पूरी दुनिया को। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशन है, और विश्व स्तर पर मुस्लिम कंट्री आपस में ही एक दूसरे से लड़ रही हैं, एक मुस्लिम एंटरप्रेन्योर होने के नाते आप जाते रहते हैं विदेशों में, आप कैसा महसूस करते हैं? क्या ये सही है मुसलमानों के लिए, देश के लिए, या दुनिया के लिए? देखिए, अब जो मुसलमान है इस देश में अगर आप देखो तो एक मशीन में जो है ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं, तो पूरी मशीन अच्छी चलती है। तो हमारे जो मुसलमान 15-18% जितने भी हैं वो एक मशीन के पार्ट की तरह हैं। अगर वो सही चलने लगे तो पूरी मशीन अच्छी चलने लग जाएगी। ये हम लोगों को सबसे पहले याद रखना चाहिए। इसका मतलब है कि मिलजुल के अगर हम लोग काम करें एक बड़ी मशीन के साथ, पूरी मशीन अच्छी हो जाएगी। तो यही बात जो है बाहर वाले मुल्कों ने भी देखा है। आज सबके सब फेल हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने आपस में लड़ाई झगड़ा किया है। सऊदी अरब और कतार जितने मुल्क इतने क्लोज है तो उन्होंने झगड़ा किया है, इतना ज़्यादा झगड़ा किया कि उन्होंने अपने बीच में जो शिपें भी बंद कर दी, फ्लाइट्स बंद कर दी, खाने के लिए लोग भूखे मरे थे, तो उस तरह का उनका झगड़ा हो गया था। तो ये जो झगड़ा है, अंदरूनी झगड़ा होना, ये बहुत मुझे लगता है ये कल्चर में है। और जो पुरानी हिस्ट्री से भी आप देखो तो हमेशा ये होता आ रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है इनको सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि हर एक को जो है मिलके रहने से ही काम हो सकता है, और गैर लोगों के साथ मिल के रहना चाहिए। जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो जानी चाहिए हमारे लोगों में। तो इसी की वजह से आज ये लोग जो है एक गलत रास्ते पे भटके हुए हैं। और हमारा तो यही है, आर्थिक के चक्कर में हम लोगों को यही बताते हैं कि भाई आप जो है एक आर्थिक पावर बनाओ, आप पॉलिटिकल पावर मत बनाओ। बहुत सारे हमारे लोग जो है पॉलिटिकल पावर के पीछे जाते हैं, और जो है लोग चमचागिरी के ऊपर ज़्यादा उसको भरोसा रखते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई आप लीडर बनो, आप हर एक आदमी हर एक को लीडर बनाने लगो तो हर एक लीडर आदमी बन जाएगा। आप भी लीडर बनो, दूसरों को भी लीडर बनो, लेकिन आप जो है ना चमचागिरी करो और ना आपके नीचे आप चमचे रखो। तो ये कल्चर हमारा चला जाएगा तो बहुत ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और इकोनॉमिक पावर बनना ज़रूरी है, पॉलिटिकल पावर के बजाय इकोनॉमिक पावर बनो। अच्छा, जिस तरीके से जो है हमारे देश में
चीज़ें निजी हाथों में सौंपी जा रही हैं, क्या वो देश की आर्थिक स्थिति के लिए ठीक है या सही ट्रैक पे जा रहे हैं हम लोग? देखिए, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें और या इकोनॉमिक्स को अगर आप देखें, पास्ट इकोनॉमिक्स किसी भी कंट्री में जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है वहाँ पे फेल हो जाता है गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम यही है कि वो कोई बिज़नेस ना करे, किसी काम में वो हाथ ना डाले। तो इंग्लिश में उसको कहते हैं कि द गवर्नमेंट्स बिजनेस इज़ नॉट टू डू एनी बिजनेस। तो कोई धंधा मत करो आप। गवर्नमेंट का काम नहीं कि घर बनाना, गवर्नमेंट का काम नहीं है कि आप जो है प्लेन उड़ाना, गवर्नमेंट का काम नहीं है कि भाई आप जो है मैन्युफैक्चरिंग करना। गवर्नमेंट का काम है एक अच्छी सी लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम रखो, आप उस लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को इन्फोर्स करो और इसी से पूरा देश चलेगा और हर चीज़ में आपका रेगुलेशन आ सकता है। आप अपना वक्त जो है इन चीज़ों में मत डालो, ये चीज़ें जो है लोगों को करने दो, ये लोग करेंगे। आप पॉलिसीज़ बना दो, अच्छी सी जो लॉस है, कानून है बना दो, इसको आप इन्फोर्स करो। आपके जो है जुडिशरी को स्ट्रांग करो, आप पुलिस फोर्स को स्ट्रांग करो। अगर आप इसको, इस व्यवस्था को आप देख लें तो सब कुछ अपने आप चल पड़ेगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है टेलीविज़न बनाने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं फ्रिज बनाने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप घर बनाएं, प्लॉट बनाएं, आप हाउसिंग बनाएं। आपका काम नहीं है ये करना। आप लोगों को छोड़ दीजिए, लोग जो करेंगे काम, उनके नीचे जो है लोग काम रखेंगे, पक्का करेंगे। क्योंकि हिस्ट्री में आप देखो तो जो भी जहाँ भी प्राइवेटाइज हुआ है वहाँ पे लोग अच्छे बने हुए हैं। टाटा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, रिलायंस एक एग्जाम्पल है, आदित्य बिरला ग्रुप है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने प्राइवेटाइज करके बहुत बड़े बड़े बिजनेसों को संभाला है और गवर्नमेंट से भी ज़्यादा वो ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम तो यही कहते हैं ये अच्छा पॉलिसी है कि सब लोगों को आप प्राइवेटाइज कर दिया जाए, बैंकों को प्राइवेटाइज कर दीजिए, आप हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर दीजिए। लोगों में आपस का बिजनेस जो है लोगों का काम है, गवर्नमेंट का काम नहीं है कि उसके लेकिन अंदर इकबाल साहब, प्राइवेटाइज करके अगर किसी एक निजी व्यक्ति को या कंपनी को सिर्फ लाभ पहुंचा दिया गया और वो अपना फायदा उठा रहा है और जनता का शोषण हो रहा है, तो क्या वो स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही मानी जाएगी? देखिए, ये जो सोशियोलॉजी का जो सिस्टम हमारे सिस्टम में, हमारे कानून में, व्यवस्था में है, वो नेहरू जी की तरफ से रशिया के मिल करके हमने निकाला था। ये जो सोशलिज्म जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली एक फिलॉसफी है। जहाँ पे अभी देखिए आप बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, चाहे बंगाल हो चाहे तमिलनाडु हो, लोगों को फ्री खाना देना, आपको 2 रुपये में चावल बांटना, ये सब चीज़ों से आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप तो इनको और लेज़ी बना रहे हैं, आप इनको एक्टिव नहीं बना रहे हैं। जब आप ऐसा उनको काम सिखा देंगे और काम करने के लिए लगा लेंगे तो ये काम भी अच्छा करेंगे और पैसा भी कमाएंगे। इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि इनको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे हम लोग। देखिए, एक उदाहरण के तौर पर आप एक सिनेमा थिएटर देखिए, बहुत सारे सिनेमा थिएटर थे जहाँ पे 20-20 रुपये 30-30 रुपये लोग जा रहे थे पहले। आज आपने मल्टीप्लेक्स बना दिए पूरे हिंदुस्तान में। मल्टीप्लेक्स में 200 रुपये की टिकट है, लेकिन लोग अभी भी 200 रुपये देने के लिए तैयार है, लेकिन आप वो वापस 20 रुपये की जगह नहीं जाएंगे वो लोग, क्योंकि उनको एक क्वालिटी दिख गई है, अच्छी चीज़ दिख गई तो अच्छी चीज़ की तरफ ही जाएंगे। तो ये नहीं कहेंगे कि हमें सस्ता आइटम दो हम कम करेंगे, लेकिन उनको अच्छी चीज़ चाहिए, उनको अच्छी क्वालिटी दीजिए, चाहे वो खाने में हो, चाहे उठने में हो, चाहे रहने के ढंग में हो। अच्छी क्वालिटी देंगे तो लोग लेंगे और आदमी का, इंसान का एक दिमाग भी ऐसा चलेगा कि भाई मुझे इस चीज़ के लिए काम करना पड़ेगा, तो काम करेगा। अच्छा, आप अभी पूरे कई विदेश के बड़े बड़े कई कंट्री में आपने दौरे किए हैं, आप कोई विदेश मंत्रालय से रिलेटेड या आप जो है फॉरेन सर्विस से रिलेटेड ब्यूरोक्रेट्स नहीं हैं, लेकिन आप एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते डेलीगेशन के साथ भी जाते हैं। तो अभी तक आप कहाँ कहाँ और किन प्रमुख नेताओं के, हमारे देश के लीडरों के साथ गए हैं और वहाँ का कोई महत्वपूर्ण किस्सा हो जिसमें देश की उन्नति के लिए ज़्यादा बातें हुई हों और आपने उसमें कुछ सुझाव दिए गए हों और उसको माना हो हमारी भारत सरकार? जी जी बिल्कुल। देखिए, उदाहरण के तौर पर हम लोग हमारे राष्ट्रपति के साथ गए थे, रामनाथ कोविंद जी के साथ बल्गेरिया गए थे, पिछले साल की बात है। तो वहाँ पर जो है इस्टेब्लिश करवाया था हम लोगों ने एक महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करवाया था, प्लोवडिव नाम की जगह है बल्गेरिया में। वहाँ पे हम लोगों ने महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके खोला था, उसको फिर हमने बनवा दिया और आज जो है स्टूडेंट्स वहाँ से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से स्टूडेंट वहाँ फ्री में जा रहे हैं। जिनको यूरोप में काम करना हो, पढ़ना हो, तो वहाँ पे वो काम हो रहा है। और इसके लिए बल्गेरिया के प्रेसिडेंट ने भी मुझे जो है अवार्ड दिया कि भाई आपने इंडिया और बल्गेरिया के बीच में इन रिलेशनों को बढ़ाया है करके बढ़ा दिया हुआ है। और फिर वहाँ पर जो है फिल्म शूटिंग नहीं चल रही थी, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टूडियो है, बहुत बड़ा स्टूडियो, वहाँ पर हमने ब्रह्मास्त्र नाम की एक फिल्म के लिए जो है प्रमोट करवाया और फिर ये पूरी शूटिंग जाके वहाँ गई। और राष्ट्रपति जी हमारे साथ जब आए थे तो हम लोग गए थे वहाँ पे मिले सबको, अमिताभ बच्चन जी को, रणबीर कपूर को, इन सबको मिले थे। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे बाहर मुल्क अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। पिछले साल फिर हम गए थे वेंकैया नायडू जी के साथ बाल्टिक टूर पे गए थे, लिथुआनिया, लाटविया और इस्टोनिया गए थे। वहाँ पर देखा तो इतने सारे स्टूडेंट्स थे हमारे, इतने सारे वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ थे। वहाँ पे हमने ये देखा कि फ़्लाइट्स डायरेक्ट नहीं थी, 2-2 फ्लाइट करके जाते थे। तो हमने फिर वहाँ पे सुझाव दिया कि भाई आप डायरेक्ट फ़्लाइट लगाइए। तो पोलैंड की जो है लॉट एयरलाइंस करके है, तो उन्होंने हमारी बात मानी। तो फिर इंडिया में आए वो, फिर इस साल में आकर के उन्होंने लॉन्च की डायरेक्ट फ़्लाइट्स। मतलब अभी दिल्ली से आप वारसा जा सकते हैं, वारसा से पूरे बाल्टिक नेशन को जा सकते हैं। पहले अगर जाना था आपको 2-2 फ्लाइट बदलना था।
तो वहाँ के लोगों ने जब हमको ये इजहार किया कि तकलीफ हो रही है, तो हम लोगों ने यहाँ आकर के पॉलिसी बनाई और डीजीसीए ने परमिशन दिया, तो फिर लॉट एयरलाइन खुल गई। अच्छा, कौन से ऐसे देश हैं जहां पहले सिर्फ कूटनीतिक रिश्ते भारत के थे और आपके संस्थान के गठन के बाद 2012 के बाद उनके आर्थिक संबंध भी सुदृढ़ हो गए? उन देशों के नाम थोड़ा सा हमें आप बताएं। देखिए, इस्टोनिया हो गया है, स्वीडन है, इजराइल है। इजराइल के साथ तो सिर्फ कूटनीति थी, लेकिन अभी उसके बाद में बहुत अच्छे हमारे अभी बिजनेस कमर्शियल रिलेशन हो गए। खासकर अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रियां हैं जहां पर अभी हमारे जो ग्रांट्स देते हैं हम लोग, उसमें बहुत सारी बिजनेस हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। चीज़ें के साथ साथ उनको सर्विस भी दे रहे हैं हम लोग, उनको नॉलेज बांट रहे हैं हम लोग, उनको टेक्नोलॉजी बांट रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई। पूरे अफ्रीका के साथ हिंदुस्तान का खासकर कोविड के बाद में बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनने वाला है, रिश्ता बनने वाला है, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं उनकी और हमारी जो नेचुरल अल्टरनेटिव मेडिसिन है उसके ऊपर बहुत काम होने वाला है। हम नमीबिया गए थे इस साल, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने एक MOU साइन किया यूनिवर्सिटी के साथ, एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर अल्टरनेटिव मेडिसिन खोलने का। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है जो हिंदुस्तान की जो स्पेशलिटी है वो वहाँ पर लोग लेने के लिए तैयार हो गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि किस देश से कौन सी चीज़ का यहाँ आयात किया जाए और यहाँ से किस चीज़ का किस कंट्री में निर्यात किया जाए? बिजनेसमैन होने के नाते आप बताएं। देखिए, एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो है फार्मास्यूटिकल बहुत बड़ा बिजनेस है और लैटिन अमेरिका में बहुत 80% हम लोग फार्मास्यूटिकल को बेच रहे हैं। दूसरा यह है कि जो इंडिया की जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं और जितनी सीड्स वगैरह हैं, सीड रिसर्च है, एग्रीकल्चर में हमारे पास काफ़ी सारा रिसोर्स है, उसको हम बेच रहे हैं। और अफ्रीका में बहुत सारे हमारे इंडियन बिजनेसमैन जो हैं यहाँ से लेबर लेकर जाके, वहाँ पर उनकी ज़मीन अच्छी है, पानी अच्छा है, लेकिन उनके पास लोग नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जहाँ पे लोग अफ्रीका जा रहे हैं और वहाँ पर ज़मीन लेकर के वहाँ पे उगा रहे हैं और उसमें उस कंट्री को भी दे रहे हैं और वो आपस के लिए भी बेच रहे हैं और उसका फ़ायदा कमा रहे हैं। और बाहर से मंगवाने के लिए हमारे पास जो है अभी बहुत सारा जो है ये लिथियम मंगवा रहे हैं हम लोग, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी फ्यूचर होने वाला है 2030 से, तो कंपलसरी हो जाएगा। तो बोलीविया से हम लिथियम मंगा रहे हैं। अभी बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो लिथियम यहाँ पे बना रहे हैं, तो निकल कोंगो से मंगा रहे हैं, कोबाल्ट इंडोनेशिया से मंगा रहे हैं, दोनों मिक्स करके लिथियम बना रहे हैं इधर, तो वो और सस्ता पड़ने वाला है हम लोगों को। अच्छा, तो ये जो आपका अपना संगठन है, इसमें कितने देश के लोग अभी जो है, आप शुरू में बता चुके हैं, लेकिन कुछ प्रमुख देशों के नाम बताएं कि जिनसे आपका डायरेक्ट जो है बिजनेस ट्रेड चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, इजराइल के साथ चल रहा है, स्वीडन के साथ चल रहा है, हमारा लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील के साथ चल रहा है, इक्वाडोर के साथ चल रहा है, कोस्टा रिका चल रहा है, निकारागुआ चल रहा है। अफ्रीका में तो ऑलमोस्ट नमीबिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, आपका बोट्सवाना, कॉन्गो, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया, तो अफ्रीका में इन देशों के साथ चल रहा है। यहाँ पे ईस्ट में देखो तो आप जापान के साथ चल रहा है, हमारा पापुआ न्यू गिनिया करके है जो छोटा सा एक आइलैंड है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है, वो चल रहा है। फिर मालदीव के साथ चल रहा है हमारा, और BBIN करके हमारे अंदर एक और डिवीजन है जो BBIN भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, सिर्फ नेबरिंग 4 मुल्कों के साथ अलग करता है, उसके लिए अलग कमेटी हमने बनाई है। तो वो सिर्फ इन चारों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करते हैं, जितने भी रोड और ब्रिज बनाने हैं ये काम होते हैं। तो ये 4 कंट्री के साथ काफ़ी सारा काम होता है। अच्छा, ये कृषि बिल को लेकर बहुत बवाल मच रहा है हमारे देश में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दावा है कि ये जो 3 बिल हैं ये कृषि, किसान और जनता के फायदे के लिए है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते? देखिए, एंटरप्रेन्योर होने के नाते एक तो एक सोच है, सिर्फ सोच बदलनी चाहिए लोगों की। अभी इसमें यह है कि जैसे मैं बता रहा था आपको, लोगों को आदत सी पड़ गई है कि फ्री में लेना और किसी भी चीज़ का एक सब्सिडी लेना। तो ये सोशल बिहेवियर जो है लोगों का चेंज होना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि भाई जब आज़ाद हो जाएंगे तो हम इससे ज़्यादा कमा सकते हैं, ठीक है ना। अभी आपको गुलाम बना करके आपको कम पैसों में आपको ख़रीदा जाता है, लेकिन अगर आपको फ्री हो जाएगा, क्योंकि फार्म बिल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप आज़ाद हैं, आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं, आपको किसी के साथ जो है कोई आपका रेट सेट नहीं कर सकता। एक नेचुरल डिमांड सप्लाई की तरफ से आपका बिजनेस चलेगा। आपके पास अगर चीज़ है तो बिकेगी, आपका रेट अच्छा है तो बिकेगी, नहीं तो नहीं बिकेगी। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था कि आपके पास चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, आप एक रेट में बेच देंगे, ठीक है ना। तो फिर उसमें क्या होगा कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अप्लाई नहीं करेगा उसमें। लेकिन किसानों का ये मानना है कि हमारा जो है जो भी अनाज है वो प्रोड्यूस करेंगे तो जो बड़ी कंपनियां हैं, अडानी, अंबानी, कुछ बड़ी कंपनियां वो ले लेंगी और उनको अनलिमिटेड जो है स्टोर कर लेंगी, क्योंकि उस बिल में ये छूट है। और जब स्टोरेज ज्यादा हो जाएगा उनके पास तो एक तरह से जमाखोरी कर लेंगे, और फिर जब डिमांड जो है होगी तो उसको जो है सप्लाई करेंगे तो मुंह मांगे कीमत में लेंगे। तो जो
आटा आज 25 रुपए किलो है, समझ गया। वो 50 रुपए किलो बिकेगा तो जनता को लेना पड़ेगा, तो एक तरह से जनता भी परेशान होगी इन बिलों से, ये उनका मानना है। उनका मानना है, लेकिन अगर आप दूसरी कंट्रियों में देखें या पूरी हिस्ट्री में देखें, पूरे दुनिया को देखें, तो यहाँ पर ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि नुकसान उनका ही होगा जिस दिन आप नेचुरल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स को चलने लगेंगे, लॉ सप्लाई और डिमांड के नेचुरल लॉ को मानेंगे, तो ये सब कुछ नहीं होने वाला है। ये लोगों की एक सोच है, ये एक डर है, ये एक सस्पिशन जिसको कहते हैं, आप सस्पेक्ट करें कि ये गलत कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं सोचें कि भाई ये फ़ायदा होगा, ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, तो सब अच्छा ही होगा। और ये लोगों का और इंडस्ट्री के बीच का ये जो भरोसा है, इसको गवर्नमेंट को थोड़ा सा काम करके क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि ये बात सही ना हो। ये सही नहीं है और ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये अब अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये होर्डिंग नहीं कर सकते एक जगह में, और ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जी। एक तरह की ये भी लड़ाई चलती रहती है। ये सवाल मैं आपसे इसलिए जी। पूछ रहा हूँ कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड जो है टूर करते रहते हैं, वो इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा वहाँ जो है इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होगी और इफेक्टेड होगी। इसलिए मेरा ये सवाल है कि पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम और ईसाई के बीच में एक टसल का माहौल रहता है और मुस्लिम कंट्रियों को निशाना बनाया जाता है ईसाइयों के द्वारा, तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं और यूएनओ की क्या भूमिका उसमें होना चाहिए, या भारत जैसे शक्तिशाली देश की जो मोदी जी के विदेशी दौरों से और मजबूत हुई है, तो उसमें भारत क्या जो है मध्यस्थता कर सकता है या क्या उसमें जिम्मेदारी निभा सकता है? देखिए, भारत की जो आज एक रोल है, भारत आज भारत की तरह ही जाना जा रहा है। ये अच्छी बात है, क्योंकि भारत में आज मुसलमान और हिंदू नहीं है, तो ये बहुत पहले होना था। तो हर एक की जो पहचान है, जो शनाख्त है, वो एक हिंदुस्तानी की होनी चाहिए, तो उसमें सारा कुछ जो है हर चीज़ सॉल्व हो जाएगी। नंबर एक। नंबर दो, दूसरी बात यह है कि पूरे दुनिया में कम से कम 12% जो मुसलमान पॉपुलेशन है वो हिंदुस्तान में है, सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ की जब नीति चेंज हो जाएगी तो पूरे दुनिया की नीति चेंज होने वाली है। आज देखिए आप, जिस तरह यहाँ पे चेंज हुआ, कैसे पूरे दुनिया में चेंज हो रहा है। सऊदी अरब भी चेंज हो रहा है, बहरीन भी चेंज हो रहा है, अबू धाबी भी चेंज हो गया है। तो वो लोग बुला करके हमारे प्रधानमंत्री को जो है वहाँ मंदिर बना रहे हैं, उनको जो है एक दर्जा दे रहे हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान को एक हिंदुस्तानी के आम से देखते हैं। कभी भी हम भी गए हैं, हम सऊदी भी गए हैं, हम बहरीन भी गए हैं, तो वहाँ पे हमको कभी मुसलमान की नज़र से नहीं देखा उन्होंने, हमको एक हिंदुस्तानी की नज़र से देखा है। तो उनको पहचान है हिंदुस्तानी की, लेकिन हमें खुद नहीं है हिंदुस्तानी की पहचान। तो ये हिंदुस्तान की एक पहचान एक ही होनी चाहिए और एक ही है। इसी की वजह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा जो पासपोर्ट है या पैन कार्ड है या आधार कार्ड हो, तो हिंदुस्तान का है, वो मुसलमान का नहीं है। तो हमको ये समझना चाहिए और हमको इसी को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के साथ अगर पानी में हम जुड़ जाएंगे, बड़े समंदर में घुस जाएंगे, हमारे लोग अभी कुएं में रह रहे हैं, उस कुएं को समंदर के साथ जोड़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं और हम इसके साथ पूरी तरह से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और हम चाह रहे हैं कि हर कुआं जो है, छोटा छोटा कुआं समंदर के साथ मिल जाए और बड़ा काम करे। आसिफ साहब, ये बताइए कि आपने अपने संगठन की स्थापना 2012 में की जी। 12 से 14 तक तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यूपीए की। जी। अब एनडीए की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इन 7 सालों में और उन 2 सालों में आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में बेसिक फ़र्क क्या नज़र आया? देखिए, फ़र्क मैं बताऊं आपको, एक उदाहरण मैं देता हूं। पहले जो 2014 के पहले जो काम हो रहे थे, उसमें एक हिंदुस्तान नहीं था, उसमें बहुत सारे लोग थे, है ना, कि भाई ये मिनिस्टर है तो ये कोई बड़ा आदमी है, ये मिनिस्टर तो ये बड़ा आदमी है। हम जैसे डेलीगेशन पे जाते हैं तो एक बड़े आदमी को जो है दिखाया जाता है कि भाई बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है, उस बड़े आदमी को ही हर जगह दिखाया जाता है। वहाँ पे ना हिंदुस्तान का नाम है, ना हिंदुस्तानियों का नाम है, ना हिंदुस्तान की योगा का नाम है, ना कि कुछ है। तो उस बड़े आदमी को ही प्रोजेक्ट किया जाता है और वो बड़ा आदमी घूम रहा है सामने और उसके पीछे कुछ चमचे घूम रहे हैं। लेकिन जब से ये 2014 से हम डेलीगेशन में जाते हैं, खास करके बात बता रहा हूँ, वहाँ पे कोई पहचान नहीं है। वहाँ पे यही है कि भाई इंडियन डेलीगेशन आ रहा है, हिंदुस्तान से एक डेलीगेशन आ रहा है, हिंदुस्तान का डेलीगेशन है और उसमें कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान है वहाँ पर। और वहाँ पर एक चेहरा तो चलो हिंदुस्तान का ही कि नरेंद्र मोदी है, लेकिन वहाँ पे कोई मतलब ऐसा इंडिविजुअल वो नहीं है कि भाई एक मंत्री है। अभी बहुत सारे मंत्री जाते हैं हम लोग, वहाँ पे लोगों को जो है पता नहीं चलता मंत्री कौन है, क्योंकि मंत्री लोगों के बीच में होते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता। अरे बता दे ये मंत्री हैं, कहाँ के मंत्री हैं, महाराष्ट्र के हैं, हमें नहीं पता है, लेकिन वो साथ में हमारे होते हैं कि उनको इंस्ट्रक्शन किया गया है कि भाई आप जब जा रहे हो तो हिंदुस्तान की एक आइडेंटिटी लेकर जाना है, हिंदुस्तान की आपकी आइडेंटिटी और कुछ नहीं आपकी आइडेंटिटी। तो ये हमने फ़र्क देखा और उसमें क्या होता है कि लोगों को एक ब्रांड जो है ना पता चल जाता है कि ये ब्रांड जो है हिंदुस्तान ब्रांड है, उसमें एक आदमी का ब्रांड नहीं है, फिर हिंदुस्तान का एक ब्रांड है। ये लोग आए हैं, 50 लोग आए हैं, तो ये हिंदुस्तान के लोग हैं और हिंदुस्तान की क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या खामियाँ हैं, वो नज़र आएंगी, लेकिन एक आदमी का वहाँ पे कोई नज़र नहीं आता। तो फोकस नहीं करते किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर, चाहे वो शशि थरूर के साथ हम जाएँ जब वो MOS थे, तो चाहे वो आनंद शर्मा जी के साथ जाए, तो वहाँ पर यह होता कि और आगे पीछे चमचे बहुत घूमते रहते हैं उनके। यहाँ पर कोई चमचा नहीं है। ये एक चमचागिरी कल्चर जो है ना, ये ख़त्म हो गया है और इसको ख़त्म होना चाहिए, तभी जाकर के हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है।
किसी भी चीज़ की जो है कि मैं आपकी तारीफ़ करूं, मैं आपकी वाह वाह कर दूं तो आपने मुझे कुछ पोजीशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको काम करने देना चाहिए, अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आपको पीछे बिठा देना चाहिए। और ये सरकार बिल्कुल वही कर रही है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आप काम करो, अगर आपके पास टैलेंट नहीं है टैलेंट लेकर आओ और फिर काम करो आप। अच्छा, एक सवाल और राजनीतिक सवाल आपसे पूछेंगे। जी। ये भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सरकार में आई है, इसकी प्राथमिकताएं मंदिर निर्माण, 3 तलाक, धारा 370, जी। जीएसटी, नोटबंदी और किसान बिल, जी। ये रही। तबकि इनके घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता, जी। सिविल कॉमन कोड जो है जी, उसको बिल्कुल। जो है कहा गया था। बिल्कुल। तो क्या प्राथमिकताएं तय करने में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जानबूझ के ऐसी प्राथमिकता बना रहा है या चूक हो रही है? अगर कॉमन सिविल कोड बना दे तो जो बात आपने कही जी, कि जी, सब बिल्कुल। भारतीय हैं, बिल्कुल। तो सबको एक ही आइडेंटिटी मिल बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें यह है कि जो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, लोग तो कह रहे थे कि भाई धारा 370 हो ही नहीं सकता, भाई दुनिया पता नहीं क्या हो जाएगी, तो हो गया ना। तो नरेंद्र मोदी सरकार जो है यही है, एक अच्छी बात यह है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ जाएगा हिंदुस्तान में, ये एक लागू भी हो जाएगा और हम सब हिंदुस्तानी एक भी हो जाएंगे। ये सिर्फ वक्त की बात है। लोगों का जो डर है ये डर धीरे धीरे करके मिटा रहे हैं। अभी देखिए CA NRC करके बहुत बड़ा बवाल मचा था, कुछ नहीं हुआ, जबकि सबको पता था कि भाई कुछ नहीं है, लेकिन इसको एक कुछ लोगों ने, कुछ एजेंसियों ने मिसलीड करके लोगों को भड़का दिया था और उनको जो है रास्ते से भड़का था। अभी बिल्कुल फार्मर के उसमें भी वही हो रहा है। तो ये है कि जो देश के लिए पॉलिसियाँ अच्छी हों वो होनी चाहिए, उससे इकोनॉमी का कोई मतलब नहीं है। जो पूरी दुनिया में देखिए आज कोविड के लिए हिंदुस्तान को सब ये प्रेस कर रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं हिंदुस्तान की, क्योंकि जिस तरह हम लोगों ने किया था, पहले तो लोग कहते भाई ताली बजा रहे हैं, प्लेट बजा रहे हैं, जो भी किया है, लेकिन जो लोगों का सब मिलकर के ये कानून को मानने का और उनको बात सुनने का और ओबे करने का, कानून को जो इन्होंने काम किया था पूरे हिंदुस्तानी, जो आप हैं और हम हैं, सब मिलकर के जो किया, ये एक बहुत अच्छी बात है और एक देश के लिए बहुत अच्छा नाम लाया हुआ है। और हिंदुस्तान की जो विजन एंड मिशन 2030 लीडरशिप बनने का है, ये चीज़ों से जो है बहुत हम स्ट्रांग हो गए हैं और ऐसी चीज़ों से लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया है। चाहे आप थाली बजाओ या ये थाली बजाओ, लेकिन आप जो है एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। उस प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ज़रूरी है। सबको एक ही तरह से सोचेंगे तो बहुत देश आगे बढ़ने वाला है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अब की बार ट्रम्प सरकार ये स्लोगन दिया था, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, एक तो पर्सनल उन्होंने बुलाया था, ट्रम्प को इंडिया में बुलाया था और ये तो हम देख ही रहे थे कि भाई ट्रम्प ने भी जो है जब मोदी जी गए थे तो काफ़ी ये किया। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस 5 सालों में हमें बहुत स्ट्रांग हमारा इंडियन पॉलिसी बनी थी, ठीक है ना। बहुत सारे मुल्क थे जो अमेरिका के ख़िलाफ़ थे, जो उनके साथ भी थे। तो इंडिया का जो एक प्लान था कि भाई हम स्ट्रांग लोगों के साथ मिलेंगे, हम स्ट्रांग लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे, हम ताकतवर के साथ हाथ मिलाएंगे, तभी जाकर के हम ताकतवर हो सकते हैं। तो ये पॉलिसी इनकी थी। तो इन्होंने अमेरिका के साथ भी हाथ मिलाया, इजराइल के साथ भी हाथ मिलाया, तो फ्रांस के साथ भी हाथ मिलाया, तो ऐसी लोगों के साथ सऊदी अरब से भी हाथ मिलाया। ऐसे लोगों के साथ इन्होंने हाथ मिला करके ये प्रूव कर दिया कि हम स्ट्रांग बनना चाहते हैं। अगर हम स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो हमें स्ट्रांग लोगों के साथ सपोर्ट करना चाहिए। तो ठीक है, ऐसा बहुत होता है कि भाई आप सपोर्ट कर रहे हैं तो कभी उनकी अपनी उससे, तो अगर वो जीते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाइडन को इन्होंने ये किया। बाइडन जिस दिन जीते, ऑफिशियल अनाउंस होने से पहले ही मोदी जी ने उनको भी जो है विश कर दिया था, तो उनकी जो है डिसीजन को उन्होंने माना था। एक इन्होंने कैलकुलेशन किया था कि शायद वो आ जाएं, तो नहीं आए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं जी, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इसमें ख़ास तौर से पाकिस्तान और चाइना से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं जी। ये कैसे सुधरें? किस तरह के व्यापारिक या कूटनीतिक रिलेशन बने? जी, आप क्या सोचते हो एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते? देखिए, मैं एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते, और ये जो मैं बता रहा हूँ, जो कुएँ, छोटे छोटे जो कुएँ हैं, जिस दिन ये समंदर के साथ मिल गए तो वो भी एक छोटा सा कुआं वो भी मिल जाएगा एक दिन। तो ये जिस दिन हिंदुस्तान के मुसलमान ठीक हो जाएंगे, उसी दिन इंडिया और पाकिस्तान का भी मसला हल हो जाएगा। और देखिए, पाकिस्तान बना ही इसलिए था कि ये यहाँ पे अमन रहे और यहाँ पे जो है यहाँ के लोगों को अमन रहे, लेकिन जिस दिन हुआ तब से अमन तो है नहीं। कितना पैसा हमारा बजट के ऊपर गया, कितना पैसा हमारा डिफेंस बजट के ऊपर गया, उनका भी पैसा गया, हमारा भी पैसा गया है। और जिस दिन ये हल हो जाएगा और जिस दिन यहाँ के लोग अमन में रहना शुरू कर देंगे मिल करके, उस दिन ये भी हो जाएगा। और ये बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि अभी आप आसार देख रहे हैं कैसे, देखिए कम हो गया 2014 के बाद में, जिस तरह से कम हो गया। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि मोदी जी ने दोस्ती का हाथ सबसे पहले दिन बटाया था, जिस दिन उन्होंने शपथ लेना था, उन्होंने नवाज शरीफ को इनवाइट किया। वो क्यों करते? अगर यही बात नवाज शरीफ अगर वहाँ पे शपथ लेते तो वो मोदी को इनवाइट नहीं करते, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनको इनवाइट करके ये साबित किया कि भाई मैं तुम्हारे साथ अमन का और दोस्ती का हाथ
हाथ मिलाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये उनका एक मैसेज था। और लेकिन बीच में कुछ लोग, कुछ ऐसी फोर्सेस हैं काम कर रही थी जिस काम होने नहीं दे रही थी, लेकिन वो भी अब ठीक हो जाएंगे। और मुझे लगता है बहुत जल्द अगले 2024 तक बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जहाँ से बहुत सारा अमन और हम दोनों के बीच में काफ़ी सारे सुलझाव होने के बहुत अच्छे आसार लग रहे हैं। अच्छा, भारत सरकार ऐसा क्या करे जो यहाँ के मुसलमान जिनको थोड़ी सी असुरक्षा की भावना जी, पैदा हो गई है जी, जी, बिजनेस में, व्यापार में, और किस तरह से उनको लोन वोन जी, लेने में असुविधाएं हो रही हैं, जी, वो दूर हों, उसके लिए जो है आप जैसे जी, उद्योगपति और सरकार को जी, क्या फैसले लेना चाहिए कि जिनसे उनका विश्वास जीता जा सके देखिए, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जी। में उनकी भी सहभागिता हो देश के विकास में? देखिए, सबसे पहले तो हिंदुस्तान में उन्होंने एक मिनिस्ट्री बना रखी है जिसका नाम है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री। आपको सबसे पहले इसको बंद करना चाहिए, इसको बंद कीजिए। और सोशल वेलफेयर जो होता है, सोशल वेलफेयर के अंदर ये था, पहले 2006 में इन्होंने यह एक अपना डिवीज़न बना लिया था माइनॉरिटी अफेयर्स करके। तो माइनॉरिटी अफेयर्स की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है ना। हम लोग जब हिंदुस्तान के साथ मिल गए हैं और अगर जब हम पूरे समंदर के साथ मिल रहे हैं तो माइनॉरिटी बना के, माइनॉरिटी की मिनिस्ट्री बना के उसके लिए अलग पैसा रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सोशल में चले जाइए, जहाँ पे आपको, आप अमीर हैं आपको नहीं देना चाहिए, आप गरीब हैं तो आपको मिलना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, चाहे जो भी हो उसको मिलना चाहिए। ये नहीं कि माइनॉरिटी में मुसलमान को मिलना चाहिए, क्रिश्चियन को मिलना चाहिए, हर हिंदुस्तानी जो गरीब है उसको मिलना चाहिए। ये नहीं है कि भाई इसके ऊपर जात के ऊपर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने यही भी कहा है, 2-3 बार कहा है कि भाई सबसे पहले इसको वाइंड अप कीजिए, इसको बंद करिए मिनिस्ट्री को और इसको क्लोज़ कीजिए, तभी जा करके अच्छा हो सकता है। क्योंकि इसमें से क्या होगा, एक माइनॉरिटी नाम से अभी भी एक उनकी शनाख्त जुड़ी होती है, उस शनाख्त को बंद कीजिए तो तब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। शुक्रिया।